के समय उस घने जंगल के चारों ओर काला सन्नाटा फैला हुआ था। एक गुफा के भीतर एक साधु साधना में लीन था। उसकी आवाज गूंज रही थी, ओम काल चक्राय नमः। ओम काल चक्राय नमः। समय के चक्र को साध, समय के चक्र को नियंत्रित कर। ओम। साधु की साधना तीव्र होती जा रही थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि गुफा के बाहर दो नकाबपोश उस पर नजरें गड़ाए हुए थे। हम इतने दिनों से इस साधु पर नजर रख रहे हैं, आखिर हम यहाँ क्यों हैं? और ये साधु आखिरकार किस सिद्धि में लगा हुआ है? हमें जिस कार्य के लिए भेजा गया है उसे पूरा करना है। सूचना मिली है कि ये तांत्रिक कोई विचित्र विद्या कर रहा है। हाँ, और इसे जो भी चमत्कारिक शक्ति प्राप्त होगी ना, हमें वही शक्ति तो हथियानी है। हाँ। जैसे ही दोनों नकाबपोश बातें कर रहे थे, तभी गुफा के भीतर अचानक रंग बिरंगी किरणें चमकने लगी। साधु की साधना पूरी हो चुकी थी। अंततः मेरी वर्षों की तपस्या का फल मिल गया। वाह! रंग बिरंगी किरणों के बीच एक जादुई पक्षी प्रकट हो गया। उसके सुनहरे पंख चमक रहे थे और उसकी नीली आँखें रहस्यमयी प्रकाश से दमक रही थी। हाँ, तो तू आ गया, समय का संरक्षक। अब तू इस संसार की भलाई के लिए काम करेगा। हाँ। मैं समय का संरक्षक हूँ, याद रखना। यदि किसी ने मुझे बुरी नीयत से छुआ तो समय का चक्र बिगड़ जाएगा और इसे ठीक करना आसान नहीं होगा। ये सुनकर दोनों नकाबपोश के चेहरों पर लालच झलकने लगा। ये तो अनमोल शक्ति है। अगर समय हमारे हाथ में आ गया फिर तो हम अजेय बन सकते हैं। अजेय। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें इस पक्षी को तुरंत कैद कर लेना चाहिए। हाँ, चलो। दोनों नकाबपोश धीरे धीरे पक्षी की ओर बढ़ने लगे। अरे मूर्खों, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या अनर्थ करने जा रहे हो? मगर दोनों ने साधु की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। रुको, इसे छूना मत। लेकिन दोनों नकाबपोशों ने साधु को धक्का दे दिया। अब ये शक्ति हमारी है, हमारी। जैसे ही उन्होंने पक्षी को छुआ, पक्षी कराह उठा। तुमने हमें बुरी नीयत से छुआ है। अब इसका परिणाम पूरा राज्य भुगतेगा। पक्षी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहते हुए अचानक अदृश्य हो गया। दोनों नकाबपोश घबराकर इधर उधर देखने लगे। अरे अरे अरे, ये कहाँ गया? ये गायब कहाँ हो गया? हाँ, तुम दोनों ने जो किया है उसकी सजा तुम्हें ही नहीं पूरे राज्य को मिलेगी। अगर इस गलती को सुधारा नहीं गया तो ये श्राप पूरे संसार को नष्ट कर देगा। इतना कहकर साधु भी अचानक गायब हो गया। दोनों नकाबपोश सहमे हुए गुफा से बाहर निकल गए। इस घटना के कुछ महीनों बाद रात का सन्नाटा था। राजा प्रताप अपने कक्ष में गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस हुआ। वो बिस्तर से उठा और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ कक्ष में लगे बड़े आईने के सामने पहुंचा। हाँ, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? आईने में उसने जो देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। उसका चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, बाल सफेद हो चुके थे। उसकी काया 80 वर्षीय वृद्ध जैसी लग रही थी। राजा प्रताप ने तुरंत रानी पल्लवी को झिझोड़ कर उठाया। पल्लवी उठो, अरे उठो, देखो ये क्या हो गया। रानी पल्लवी ने जैसे ही आंखें खोली,
और राजा प्रताप को देखा। वो डर के मारे चौंक गई। महाराज, ये आपको क्या हो गया? आप इतने बूढ़े कैसे हो गए? पल्लवी, पहले तुम आईने में देखो, तुम भी बदल चुकी हो। रानी पल्लवी हड़बड़ा उठी और जैसे ही आईने के सामने गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं भी इतनी बूढ़ी। दोनों एक दूसरे को भयभीत नजरों से देखने लगे। बिना कोई समय गंवाए वो अपनी पुत्री राजकुमारी रूपरेखा के कक्ष में पहुंच गए। रूपरेखा रात में जाग रही थी। माता पिता को इस हाल में देखकर वो घबरा गई। माँ, पिताजी, आप दोनों को क्या हो गया? आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे 80 साल के हो गए हो। ये तो बहुत विचित्र घटना है। रूपरेखा, रात को सोते हुए अचानक शरीर में कुछ परिवर्तन महसूस हुआ। जब उठकर आईना देखा तो मैं इतना वृद्ध हो चुका था, और पल्लवी भी। लगता है ये किसी अपशगुन का संकेत है। हमें तुरंत राज्यसभा में बैठक बुलाकर इस समस्या का हल निकालना होगा। अगली सुबह राजा प्रताप ने राज्यसभा में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। दरबार में राजा और रानी को वृद्धावस्था में देखकर सभी मंत्री और दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। महाराज, ये कैसी अनहोनी है? एक ही रात में आप दोनों इतने बूढ़े कैसे हो गए? मंत्री जी, इसी रहस्य का पता लगाने के लिए मैंने ये बैठक बुलाई है। हमें जल्द ही इसका समाधान खोजना होगा। तभी दरबार में गांव का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। वो घबराया हुआ लग रहा था। महाराज, 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 कल रात एक विचित्र घटना हुई। मेरे बड़े भाई खेत में मजदूरों के साथ काम कर रहे थे, लेकिन सुबह घर नहीं लौटे। जब मैं उन्हें ढूंढने के लिए खेत में पहुंचा, तो महाराज, जो दृश्य मैंने देखा, उससे तो मेरे होश उड़ गए। क्या हुआ? साफ साफ बताओ, क्या बात है? महाराज, मेरे भाई और बाकी मजदूर सबके सब खेत में मृत पड़े थे। उनके शरीर बूढ़े हो चुके थे, जैसे वो अचानक से 80 साल के हो गए हों। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी चिंता में डूब गए। हाँ, ठीक है, तुम जा सकते हो। महाराज, हम इस समय एक बड़ी मुसीबत से जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है ये संकट हमारे गांव से ही जुड़ा हुआ है। हम इसके मूल तक अवश्य पहुंचेंगे। गांव का व्यक्ति सिर झुकाकर वहां से चला गया, लेकिन तभी दरबार में राजा प्रताप का एक गुप्तचर घबराया हुआ भीतर आया। उसने राजा प्रताप को देखते ही चौंकते हुए सिर झुका लिया। महाराज, आपके चेहरे पर इतनी झुर्रियां, और महारानी, आप इतनी वृद्ध कैसे हो गई? अरे, हम भी अभी तक इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे की घबराहट देखकर लग रहा है कि तुम कोई बुरी खबर लेकर आए हो। बताओ, क्या हो गया? हाँ, महाराज, आपके राज्य की सारी फसलें जो कटने को तैयार थी, वो अचानक से गायब हो गयी। क्या? ये क्या बातें कर रहे हो? फसलें जलकर राख हो गई? ये खराब हो गई? क्या हुआ? नहीं 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 महाराज, फसलें गायब हो गई, गायब, जैसे कि वहाँ पे कभी कुछ था ही नहीं। खेत अब सूने मैदान में बदल गए, जैसे किसी रेगिस्तान में खड़े हों। राजा प्रताप सिंह भौचक्के रह गए। उन्होंने तुरंत मंत्री भैरव सिंह की ओर देखा। ओहो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर फसलें खराब हो जाती तो बात समझ में आती, लेकिन यूं अचानक गायब हो जाना, इससे तो हमारा राज्य भूखा मर जाएगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ वही रहस्यमयी पक्षी वहाँ प्रकट हो गया। वो घायल अवस्था में था और उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थी। तुम सबको इसकी सजा मिलेगी, कोई भी नहीं बचेगा। इतना कहकर पक्षी फिर से रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री भैरव सिंह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक तेज रोशनी के साथ मंत्री भैरव सिंह का चेहरा भी वृद्धावस्था में बदल गया। उनकी काया कमजोर हो गई
और उनका चेहरा झुर्रियों से भर गया। महाराज, मुझे भी बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। भैरव, तुम भी हमारी तरह बूढ़े हो गए। रानी पल्लवी और राजा प्रताप एक दूसरे को भयभीत नजरों से देखने लगे। तुम तुरंत मेरे पुत्र राजकुमार अशोक को सूचित करो। उसे बताओ कि हमारा राज्य बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो जंगल की गहराई में सुगंधित वन में मिलेगा, जहाँ वो अक्सर शांति की तलाश में जाता है। उससे कहना कि वो तुरंत लौटे। जो आज्ञा महाराज। गुप्तचर तुरंत वहाँ से चला गया। इधर जमींदार बलदेव अपने खेत में खड़ा हुआ था। उसके सामने मजदूरों के मृत शरीर पड़े हुए थे। सभी मजदूर अचानक वृद्ध हो गए थे और उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। गांव के लोग भी खेत के आसपास इकट्ठा हो गए थे। सभी के चेहरे भय से सफेद हो रहे थे। हाँ, अरे एक ही रात में जवान लोगों का बूढ़ा होकर मर जाना और खेतों की लहलहाती फसलें अचानक गायब हो जाना। बाप रे बाप, ये तो किसी बड़ी अनहोनी के संकेत हैं। जरूर कुछ भयंकर होने वाला है। हाँ। जमींदार बलदेव की आवाज में घबराहट थी। वो जैसे ही इतना बोल पाया, तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही रहस्यमयी पक्षी वहाँ प्रकट हो गया। अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे क्या होगा इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते तुम लोग। इतना कहकर पक्षी फिर से गायब हो गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। गांव के लोग भयभीत होकर एक दूसरे को देखने लगे। अचानक एक तेज रोशनी के साथ जमींदार भी एक बूढ़े व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। जमींदार बलदेव के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। इधर गुप्तचर जंगल की पगडंडी पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। पक्षियों की हल्की आवाजें जंगल में गूंज रही थीं। दूर एक झरने के पास राजकुमार अशोक शांत मन से ध्यान मग्न बैठा था। उसके चेहरे पर शांति थी। राजकुमार अशोक, महाराज ने आपको तुरंत बुलाया है। राज्य पर बहुत बड़ी विपत्ति आई है। चलिए महाराज। विपत्ति? क्या हुआ गुप्तचर? महाराज और महारानी अचानक से वृद्ध हो गए और राज्य की सारी फसलें कहने का मतलब है कि राज्य की सारी फसलें रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। मंत्री भैरव सिंह भी वृद्ध हो गए हैं राजकुमार। महाराज ने आपको तुरंत बुलाने का आदेश दिया है। चलिए। क्या? पिताजी और माताजी वृद्ध हो गए और फसलें भी गायब? अरे आखिरकार ये कैसे संभव है? राजकुमार अशोक बिना समय गवाए महल की ओर चल पड़ा। कुछ घंटों में राजकुमार अशोक जैसे ही महल पहुंचा, उसने अपने माता पिता को जैसे ही वृद्धावस्था में देखा तो वो बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया और रानी पल्लवी की आंखों में पीड़ा और असहायता थी। पिताजी, माताजी, ये क्या हो गया है? बेटा, हम खुद नहीं जानते कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ। पहले हमारी आयु बढ़ गई, फिर हमारे राज्य की फसलें अचानक से गायब हो गई और अब मंत्री भैरव भी अचानक से वृद्ध हो गए। अशोक, हमारे राज्य पर कोई बड़ा संकट मंडरा रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। पिताजी और माताजी, मैं इस रहस्य का अवश्य पता लगाऊंगा। जिसने भी हमारे राज्य को इस संकट में डाला है, उसे रोकने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। आप निश्चिंत रहिए। अशोक ने तुरंत मंत्री भैरव सिंह को बुलाया। मंत्री भैरव सिंह भी अब एक वृद्ध व्यक्ति बन चुका था। उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। मंत्री जी, आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है? और वो पक्षी जिसने चेतावनी दी थी, वो कौन था? राजकुमार, मैंने इस विषय में प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया था। वो कोई साधारण पक्षी नहीं है, उसे कालकूट पक्षी कहते हैं। कालकूट पक्षी? ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। ये पक्षी तब प्रकट होता है
जब किसी राज्य पर प्राचीन श्राप या तांत्रिक प्रभाव का खतरा मंडरा रहा हो, ये 3 बार प्रकट होता है। पहली बार चेतावनी देता है, दूसरी बार विनाश का संकेत करता है और तीसरी बार तो सर्वनाश लेकर आता है। जब ये पक्षी तीसरी बार प्रकट होता है तो पूरा राज्य नष्ट हो जाता है और कोई इसे रोक नहीं पाता। क्या? और वो 2 बार आ चुका है ना? हाँ राजकुमार, पहले वो महल में प्रकट होकर चेतावनी देकर गया और गुप्तचर ने मुझे सूचना दी कि उसने दूसरी चेतावनी जमींदार बलदेव के खेत में दी। अब अगर वो तीसरी बार आया तो हमारे राज्य को बचाना असंभव हो जाएगा। हमें उससे पहले इस रहस्य का हल खोजना होगा। मुझे इस संकट का हल अवश्य खोजना होगा। मैं किसी भी हाल में इस विपत्ति को टालूंगा। आप निश्चिंत रहिए। राजकुमार अशोक महल से निकलकर सीधा जमींदार बलदेव के गांव पहुंचा। गांव का माहौल गहरा सन्नाटा ओढ़े हुए था। गांव वाले इधर उधर इकट्ठा होकर फुसफुसा रहे थे। कई चेहरों पर डर और असमंजस के भाव थे। अशोक को देखते ही गांव वालों की आंखों में उम्मीद की चमक जाग उठी। राजकुमार अशोक आ गए। अरे देखो देखो, राजकुमार अशोक आ गए। अब शायद हमारी समस्या का समाधान हो जाए। जमींदार बलदेव कहाँ है? मालिक, बलदेव चौपाल पर है। वो भी इस अनहोनी से बहुत परेशान है। बूढ़ा हो चुका बलदेव गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ बैठा गहरी चिंता में डूबा हुआ था। अशोक को देखते ही वो खड़ा हो गया। प्रणाम राजकुमार, आपका यहाँ आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पर मैं बहुत विचलित हूँ। समझ नहीं पा रहा कि क्या करूँ। बलदेव, देखो, मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या है। राजकुमार, पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। मेरे खेतों में काम करने वाले कुछ युवक रात में अचानक से बूढ़े हो गए और फिर मर गए। उनका शरीर जैसे कुछ ही घंटों में उम्र के बोझ तले दब गया और उसके बाद मेरे खेत भी अचानक से रेगिस्तान में तब्दील हो गए। फसलें, अरे क्या कहे, जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं, सब कुछ गायब हो गया। क्या खेत रेगिस्तान में बदल गए? हाँ राजकुमार, अरे अगले दिन जब हम गांव वाले इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक एक जादुई पक्षी प्रकट हुआ। उसके काले पंख थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो कुछ क्षण तक हवा में मंडराता रहा और फिर उसने हमें चेतावनी दी और फिर वो अचानक अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होते ही तेज रोशनी के साथ मैं भी एक बूढ़े व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। ये सुनकर अशोक गहरी सोच में डूब गया। अशोक गांव की चौपाल से निकलकर सीधे जंगल की ओर चला गया। वहां जाकर वो एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो गया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिरकार ये हो क्या रहा है? वो पक्षी कौन है और क्यों राज्य में इतनी अनहोनी हो रही है? क्या सच में उसके तीसरी बार आने पर राज्य का सर्वनाश हो जाएगा? अशोक ध्यान में डूबा रहा और जब उसकी आंखें खुली तो सामने एक रहस्यमयी साधु खड़ा था। उसकी आंखों में गहरा तेज था और चेहरे पर विचित्र शांति। मैंने तुम्हें अक्सर इस जंगल में ध्यान करते हुए देखा है राजकुमार। अब आप कौन हैं? मैं सिर्फ एक साधु हूँ जो वर्षों से इस वन में तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर महसूस होता है कि तुम्हारा हृदय शुद्ध है। मैं जानता हूँ कि तुम किसी गहरी समस्या से जूझ रहे हो, है ना बालक? हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना ऋषिवर। मेरे राज्य में विचित्र घटनाएं हो रही हैं और मेरे माता पिता एक ही रात में वृद्ध हो गए, फसलें गायब हो गईं, खेत रेगिस्तान में बदल गए और अब मंत्री भैरव सिंह ने बताया अगर वो जादुई पक्षी तीसरी बार लौटा तो हमारे राज्य का सर्वनाश निश्चित है। कभी कभी आंखों का देखा सच
सच नहीं होता राजकुमार। हर व्यक्ति को उसके कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है, परंतु इस बार ये संकट तुम्हारे राज्य की परीक्षा है। तो क्या मुझे इस संकट का हल मिल सकता है साधु महाराज? हाँ, लेकिन तुम्हें उस पक्षी को ढूंढना होगा। वो कोई साधारण पक्षी नहीं है। वर्षों की तपस्या से उसे इस लोक में बुलाया गया है। वो समय की धारा को नियंत्रित कर सकता है, और अगर तुमने उसे मना लिया तो वो तुम्हारी सहायता कर सकता है। वो पक्षी कहाँ मिलेगा ऋषिवर? उस पक्षी को तुम कालांतक घाटी में पाओगे, लेकिन सावधान रहना, वो घाटी किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं बनी है। वहां जाना बेहद खतरनाक है। हो, कालांतक घाटी। हाँ राजकुमार, वो घाटी भयावह और रहस्यमयी है। वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते, लेकिन तुम्हें वहां जाना होगा और पक्षी को मनाना होगा। पर अगर वो पक्षी मुझसे नाराज हो गया तो? वो पक्षी अच्छाई का प्रतीक है, लेकिन तुम्हें वहां 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। यदि तुम उन परीक्षाओं में सफल हुए तो ही वो पक्षी तुम्हारी बात मानेगा, और तभी तुम्हें इस रहस्य का समाधान मिलेगा। परंतु जो रहस्य तब सामने आएगा वो तुम्हारी आंखों पर विश्वास नहीं करने देगा। साधु महाराज, मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे उस पक्षी को ढूंढना ही होगा ताकि मेरे राज्य को इस संकट से बचाया जा सके। हाँ, तो अब देर मत करो, कालांतक घाटी की ओर रवाना हो जाओ। वहाँ तुम्हारी परीक्षा और तुम्हारी नियति दोनों तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ। राजकुमार अशोक ने कालांतक घाटी की ओर प्रस्थान करने का दृढ़ निश्चय कर लिया, परंतु उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे उसका सामना कैसी कठिनाइयों और रहस्यों से होने वाला है। अंधेरी रात में उस घने जंगल में हल्की बारिश हो रही थी। अशोक अकेले आगे बढ़ रहा था। रास्ता संकरा और खतरनाक था। जंगली जानवरों की आवाजें माहौल को और भयावह बना रही थी। ओहो, ये घाटी इतनी दूर क्यों है? और रास्ते में हर कदम पर कोई न कोई मुश्किल आ रही है, लेकिन मुझे हर हाल में उस पक्षी से मिलना होगा। अचानक एक भेड़िया सामने आ गया और गुर्राने लगा। अशोक तलवार निकालकर सतर्क हो गया, लेकिन भेड़िया कुछ देर घूरने के बाद झाड़ियों में गायब हो गया। अशोक राहत की सांस लेते हुए आगे बढ़ गया। कुछ घंटों बाद अशोक प्रवेश द्वार पर खड़ा था। घाटी में घना कुहासा फैला था। तेज हवा चल रही थी और जगह जगह चट्टानों पर विचित्र आकृतियां बनी हुई थी। अशोक के कदम खुद ब खुद रुक गए। बाप रे बाप, ये तो सचमुच बहुत ही डरावनी जगह है। साधु महाराज ठीक कह रहे थे। हाँ, लेकिन मुझे डर कर पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है। अशोक हिम्मत जुटाकर घाटी के अंदर प्रवेश कर गया। अचानक तेज चमकदार रोशनी फैल गई और एक विशाल जादुई पक्षी प्रकट हो गया। उसकी आंखों में क्रोध झलक रहा था। मूर्ख मनुष्य, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने पहले ही तुम्हारे राज्य को 2 बार चेतावनी दी है। अब तुम्हारे पास समय नहीं है, जाओ यहाँ से। देखो, मेरे माता पिता, मंत्री और मेरे राज्य के लोग अचानक बूढ़े हो गए हैं। खेत और फसलें गायब हो रही हैं। अब एक तुम ही हो जो इस संकट को रोक सकते हो। मनुष्य, तुम्हारे जैसे प्राणी कभी नहीं बदलते। जब तक संकट नहीं आता तब तक तुम चेतावनी को अनदेखा कर देते हो। देखिए, मैं कोई स्वार्थी या लालची राजा नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने लोगों को बचाना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। ठीक है। अगर तुम सच में अपने राज्य को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 परीक्षाओं को पास करना होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। हाँ, ठीक है, मैं तैयार हूँ। बताइए, क्या है वो परीक्षाएं? तभी पक्षी ने अपनी आंखों से चमक छोड़ी और अचानक ही घाटी का स्वरूप बदल गया। अशोक को एक संकरी रस्सी के पुल से गुजरना था।
जिसके नीचे गहरा पानी था। पुल टूटने वाला था, लेकिन अशोक ने संतुलन बनाए रखा और सफलतापूर्वक उसको पार कर गया। दूसरी परीक्षा में अशोक को एक बड़े पत्थर को धक्का देकर हटाना था। अशोक ने पूरी ताकत लगाकर उसे हटा दिया। घाटी के बीचों बीच पक्षी अब अशोक की ओर घूर रहा था। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा, तुम्हें एक साधु की हत्या करनी होगी। क्या? मैं किसी निर्दोष साधु की हत्या नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। सोच लो, अगर तुमने ये नहीं किया तो अपने राज्य का अंतिम दर्शन कर लो फिर। अशोक गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसे जंगल वाले साधु की बात याद आती है। कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय आ गया। हाँ, ठीक है। अचानक पक्षी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और अशोक बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक तालाब के किनारे था। सामने एक साधु ध्यान में लीन बैठा था। अशोक धीरे धीरे साधु के पास चला गया और साधु की गर्दन पर वार कर दिया। तभी पक्षी वहाँ प्रकट हो गया। बहुत अच्छे अशोक, तुमने मेरी तीसरी परीक्षा भी पास कर ली है। अब अपने राजमहल जाओ, कल सुबह तक सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जाओ। महल के विशाल दरबार में बूढ़ा हो चुका राजा प्रताप, रानी पल्लवी और मंत्री केहर सिंह और रूपरेखा बैठे हुए थे। बूढ़ा जमींदार बलदेव भी वहाँ आ चुका था। तभी वहाँ राजकुमार अशोक आ पहुँचा। राजकुमार अशोक, तुम इतने समय से कहाँ थे? तुम्हें कुछ पता चला? मंत्री जी, मैं बहुत कुछ जानकर लौटा हूँ। तभी वहाँ पर अचानक जादुई पक्षी प्रकट हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी हैरान रह गए। इस संसार में कोई भी घटना बेवजह नहीं होती। दोषियों को उनके कर्मों की सजा मिलकर ही रहती है। तुम कहना क्या चाहते हो? दोषी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता राजा प्रताप, मंत्री केहर सिंह और रानी पल्लवी हैं। सभी दरबारियों में खलबली मच गई। राजा प्रताप गुस्से में पक्षी की ओर देखते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे पिता, मंत्री और माँ ने मिलकर समय को अपने काबू में करने का सपना देखा। इसके लिए उन्होंने एक तांत्रिक को अपनी बातों में फंसाया, जो शक्तिशाली बनने का सपना देख रहा था। उसने साधु का चोला ओढ़ रखा था। वर्षों की तपस्या के बाद उस तांत्रिक ने एक दूसरे संसार के पक्षी को धरती पर प्रकट किया। लेकिन राजा प्रताप और मंत्री केहर सिंह के मन में कुछ और ही योजना थी। वो उसकी सिद्धि पूरी होने का इंतजार कर रहे थे और जब मैं प्रकट हुआ तो ये दोनों नकाबपोश बनकर वहाँ पहुँच गए। इनका इरादा मुझे पकड़कर उस तांत्रिक को जान से मारने का था। मैंने पहले ही कहा था कि यदि कोई मुझे बुरी नियत से छुएगा तो समय का अंतराल गड़बड़ा जाएगा, और ऐसा ही हुआ। राजा प्रताप और मंत्री केहर सिंह ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, जिससे समय गड़बड़ा गया। ओह, लेकिन इसमें बलदेव और उसके साथी कैसे दोषी हुए? उनकी क्या गलती थी? जब वो तांत्रिक गुफा में सिद्धि कर रहा था, तब बलदेव और उसके साथी उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए राजा प्रताप और मंत्री केहर सिंह को खबर देते थे। वो सब भी राजा प्रताप की योजना में शामिल थे। अब समय आ गया है कि इनका अंत हो। केवल वही लोग जीवित रहेंगे जो इस दुष्ट कार्य में शामिल नहीं थे। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे पिता के साथ मिली हुई थी, इसीलिए समय का प्रभाव उस पर भी पड़ा। यही कारण है कि सब बूढ़े हो गए। लेकिन एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, खेत और प्रजा कैसे गायब हो गई? जब समय का संतुलन बिगड़ता है तो उसकी चपेट में सब कुछ आता है, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं। अगर तुम अपने राज्य का संतुलन सही करना चाहते हो तो इन दोषियों को खत्म करना होगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है। तभी वही साधु प्रकट हो गया
जिसने अशोक को जादुई पक्षी तक पहुंचने का रास्ता दिखाया था। राजकुमार, सोचो मत, तुम इस राज्य के अगले राजा हो। तुम्हारे पिता, मंत्री और माँ ने मिलकर समय को अपने कब्जे में लेने की सोची और इसका खामियाजा पूरे राज्य को भुगतना पड़ा। अब इस जादुई पक्षी को आदेश दो और इसे इस संसार से मुक्त कर दो। राजकुमार अशोक जादुई पक्षी की ओर देखकर बोला, हाँ, ठीक है, दोषियों को उनके कर्मों की सजा दो। अशोक, मेरे बेटे, ये तुम क्या कर रहे हो? ये आपको पहले सोचना चाहिए था पिताजी। जादुई पक्षी ने आंखें बंद कर ली। तभी एक तेज रोशनी पूरे दरबार में फैल गई। राजा प्रताप, मंत्री केहर सिंह, रानी पल्लवी और जमींदार बलदेव जलकर राख हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। हाँ, अब समय का संतुलन सही हो गया। राज्य में फिर से शांति लौटेगी। इतना बोलकर जादुई पक्षी गायब हो गया। जादुई पक्षी के गायब होते ही समय का संतुलन धीरे धीरे सही होने लगा। जो खेत सूखकर बंजर हो गए थे, उसमें फिर से हरियाली लौट आई। फसलें लहलहाने लगी और जो खेत गायब हो गए थे, वो फिर से अपनी जगह पर आ गए। रेगिस्तान, जो विनाश का प्रतीक बन गए थे, अब पानी से भरकर उपजाऊ भूमि में बदल गए। आसमान में काले बादल छा गए और धीरे धीरे वर्षा होने लगी। किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई। पूरे राज्य में